मित्रों, ज्योग्राफी अराउंड अस में आपका स्वागत है। आज के लिए विषय हम लेकर आए हैं प्राथमिक क्रियाएं। तो हम ये जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं में ऐसे कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं और ये प्राथमिक क्रियाएं विश्व के किन किन भागों में अभी भी आर्थिक क्रिया के रूप में ये प्रयोग में लाई जा रही है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। ये जो प्राथमिक क्रिया है, इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन हैं वो सीधे रूप से हम उनका उपयोग करते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन निर्वाह और आर्थिक उत्पादन के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं ये मानव के आरंभिक काल से चले आ रहे हैं, यानी सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें सबसे पहले जो ज्ञात यदि जीवन निर्वाह के लिए कोई क्रिया की जाती थी तो ये प्राथमिक क्रियाएं ही कहलाती हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं सामान्यतः विश्व के जितने इस समय आदिवासी लोग हैं या फिर यो कहें कि जो जंगल या जंगल के आसपास के लोग हैं या फिर चरागाह हैं, उन जगहों से ये आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है, फिर उसके बाद द्वितीयक आर्थिक क्रिया होती है, फिर तृतीयक आर्थिक क्रिया होती है, फिर चतुर्थक आर्थिक क्रिया होती है। तो हम इस वीडियो में जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पशुचारण और जलवासी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम ये जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ये कृषि भी आती है। कृषि जो कि आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि के रूप में भी किया जाता है, फिर उसके बाद गहन निर्वाह कृषि के रूप में भी किया जाता है। ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसमें दो तरह की कृषि की जाती है, चावल प्रधान और चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि। ये इसके शुरुआती वर्गीकरण हैं। फिर उसके बाद रोपण कृषि आती है, फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आती है, फिर मिश्रित कृषि भी की जाती है और डेयरी कृषि भी की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि भी की जाती है, ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि की जाती है, सहकारी कृषि की जाती है और सामूहिक कृषि की जाती है और खनन कार्य किए जाते हैं और मत्स्य उत्पादन भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ये जो आखेट एवं भोजन संग्रह है ये किस रूप में विश्व में फैला हुआ है और आज के समय में ये कौन कौन से जगहों पर किस किस तरह के लोग करते हैं और उससे उसका जो लाभ है वो किन किन भागों को मिलता है। तो हम ये जाने कि जो मानव सभ्यता के जो आरंभिक युग से ही आदिकालीन जो मानव है उन्होंने जीवन निर्वाह के लिए आखेट एवं भोजन संग्रह की क्रिया को अपनाया और उसके सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। आखेट से तात्पर्य है शिकार करना या जंगलों में जानवरों को पकड़ करके उनसे भोजन प्राप्त करना, ये आखेट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और भोजन संग्रह यानी जंगलों में या जंगलों के आसपास जो भी मैदानी क्षेत्र रहे हैं जहाँ पर प्रकृति से मिलने वाले जो भोजन पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों को जो संग्रह करके उनसे थोड़ी बहुत जो भी आर्थिक लाभ के लिए उनका उपयोग किया जाता है वो भोजन संग्रह में आता है। तो अब ये जो जीवन निर्वाह के दो कार्यों द्वारा होता है, एक पशुओं का आखेट कर, दूसरा जंगलों से प्राप्त होने वाले फल फूल कंदमूल और उनसे प्राप्त होने वाले दूसरे जो सामग्री हैं पत्तियां, इन सबको भी शामिल करते हैं। अब जो क्या होता था कि जो आखेट और भोजन संग्रह का जो ये आर्थिक क्रिया के रूप में शामिल किया गया जो आदिकालीन लोग थे, उसके पीछे कारण ये था कि वो अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए थे और वहीं से प्राप्त होने वाले जो भी जानवर या फिर जो
पेड़ पौधों से मिलने वाले जो कंदमूल या फल फूल थे उन्हीं पर वो आश्रित होते थे और उसे ही जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में ले आते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि अब क्या है, मत्स्य जो पालन है वो अब आधुनिकीकरण हो गया है उसका, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ये मत्स्य का जो उत्पादन किया जाता है वो अभी भी प्राथमिक तरीके से ही किया जाता है। और ये ज़्यादातर जो मछली पकड़ने का कार्य है ये भी इसी पहले के अंतर्गत आता है, पहले कैटेगरी के अंतर्गत, कि ये जो सीधे सीधे हमें प्रकृति द्वारा जल के माध्यम से मिलता है। अब आगे ये है कि अब ये जो आखेट हैं अब विश्व के कुछ भागों में आदिकालीन जो मानव समुदाय है या फिर जो कहें कि जंगलों के आसपास रहने वाले जो मानव समुदाय हैं इनके द्वारा ही इस समय आखेट कार्य किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में आखेट पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जानवर की संख्या बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से उनका संरक्षण करने की भी आवश्यकता पड़ गई। इस वजह से भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कुछ जानवर बचे रहें और वो अपना जीवन जंगलों के आसपास जीवन निर्वाह करते रहें। अब आगे दिया है कि भोजन संग्रहण और जो आखेट है ये प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जो विश्व के विभिन्न भागों में अभी भी परिवर्तित रूप में किया जा रहा है। और ये जो इनमें से अधिकतर जो आदिकालीन समाज हैं के लोग हैं यही ये प्राथमिक क्रिया के रूप में आखेट और भोजन संग्रह के रूप में करते हैं। भारत में ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन राज्यों में अभी भी कुछ जगहों पर जो जंगलों के आसपास के लोग रहते हैं वो अपने कुछ धन प्राप्त करने के लिए इन आखेट और भोजन संग्रह के द्वारा भोजन ये आर्थिक क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। ये लोग हालांकि भारत में कुछ जानवरों की जो आखेट है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो छोटे मोटे स्तर के होते हैं वो अभी भी शिकार करके उनके भोजन प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उनको बाजार में बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे अधिकतर क्या होता है कि ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता पूर्ति के लिए ये लोग पशुओं पर और जंगलों से मिलने वाले जो भी पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं उनसे उन पर निर्भर होते हैं। और इनमें क्या होता है, पूंजी बहुत कम लगती है और इसमें बहुत ही निम्न स्तर के तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है और इस वजह से ये बहुत ही आसान कार्य उन लोगों के लिए होता है और इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी बहुत कम होती है। अब हम बात करेंगे कि विश्व के किन किन भागों में ये जो आखेट है और भोजन संग्रह है वो कार्य किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है कनाडा के टुंड्रा, जहाँ पर कनाडा के टुंड्रा क्षेत्र ये संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके ऊपर ये कनाडा, इस कनाडा के जो अति शीत क्षेत्र हैं यानी ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये आखेट की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, एस्किमो और अमेरिकन इंडियन के द्वारा की जाते हैं। यहाँ पर ये एस्किमो पाए जाते हैं, ये आदिवासी लोग हैं और जनजातीय लोग हैं, ये आखेट का के द्वारा अभी भी ये कार्य करते हैं। इसके अलावा साइबेरिया के टुंड्रा एवं टैगा प्रदेश, साइबेरिया यानी यूरोप और एशिया के जो उत्तरी ध्रुव के नज़दीक के क्षेत्र हैं, इस क्षेत्रों में ये आखेट एवं भोजन संग्रह करने वाले लोग, जिनको हम समोएड कहते हैं, आस्तियाक कहते हैं, तोंगू कहते हैं, याकूत कहते हैं, युकागिर कहते हैं, चक्ची कहते हैं या फिर कोरियाक कहते हैं, ये लोग, ये जनजातीय लोग अभी भी भोजन संग्रह और आखेट के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब आगे आते हैं अर्जेंटीना एवं चिली के दक्षिणी भाग यानी जो दक्षिणी अमेरिका है, उस दक्षिणी अमेरिका के जो अर्जेंटीना का भाग है, इस अर्जेंटीना में अभी भी आखेट एवं भोजन संग्रह के द्वारा जीवन यापन करने वाले आदिकालीन लोग अभी भी हैं, जनजाति लोग हैं। और अमेजन बेसिन,
अमेजन बेसिन में अमेरिंड, जीवारो और जागुआ ये जनजातीय लोग आखेट के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब हम बात करेंगे कांगो बेसिन एवं बुशलैंड यानी पिग्मी, बुशमैन, ये लोग भी अभी भी आखेट और भोजन संग्रह के द्वारा अपने जीवन निर्वाह करते हैं। इनके द्वारा जो आर्थिक क्रिया की जाती है वो इसी द्वारा की जाती है। ये लोग कृषि कार्य नहीं करते बल्कि आखेट के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब आगे आते हैं, एक और अंतिम क्षेत्र है जो है मलेशिया। ये जो हमारा भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा के पास के जो मलेशिया के क्षेत्र हैं यहाँ पर ये आखेट के द्वारा कार्य किया जाता है। इस तरह से हम ये जानते हैं कि जो अति शीत क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ के लोग ये आखेट और जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, और जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है भूमध्य रेखा उस रेखा के सहारे पाए जाने वाले क्षेत्रों में ये आखेट और भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि टुंड्रा और टैगा में आखेट कार्य क्यों किया जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में टुंड्रा और टैगा के जो आर्कटिक प्रदेश हैं, ये उत्तरी ध्रुव के जो आर्कटिक प्रदेश हैं, यहाँ जलवायु एवं धरातल क्या है, बहुत ही कठोर है और यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो बहुत ही कठिन स्थिति उत्पन्न करती है, यानी बहुत ठंड पड़ती है और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यानी वहाँ पर कृषि कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हीं के ऊपर वहाँ के रहने वाले जो एस्किमो हैं या फिर समायड हैं, आस्तायक है, तंगो है, याकूट हैं, ये लोग जीवन निर्वाह करते हैं क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। वहाँ पर ये उनके लिए यही उचित तरीका है कि वो उन्हीं के ऊपर निर्भर है, और यदि कृषि कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वो असफल होंगे। और यहाँ पर बड़े बड़े वृक्षों का उगना भी बहुत संभव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या भी विरल पाई जाती है, यानी यहाँ पर जितनी जनसंख्या पाई जाती है उन जनसंख्या के लिए वहाँ पर उतनी ही मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और ये मुख्यतः आखेट द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इस प्रदेश में एस्किमो विश्व की सबसे विशिष्ट जनजाति है जो आखेटक है, यानी शिकारी जनजाति है जो केवल और केवल शिकार द्वारा जानवरों का और मछलियों का संग्रहण करते हैं। अब तो ये थोड़े आधुनिक हो गए हैं क्योंकि अब जब विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनके संपर्क में आने पर ये भी अब इस आखेटक और भोजन संग्रह के द्वारा कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने लगे हैं। उत्तरी अमेरिका में एस्किमो लोग का जो निवास क्षेत्र है वो दक्षिण में है, और साइबेरियाई टुंड्रा एवं टैगा में यूकागीर और अन्य जनजातियां भी उत्कृष्ट आखेटक जनजातियां हैं। अब हम बात करेंगे ये जो एस्किमो हैं, ये एस्किमो क्या करते हैं, अपने विशिष्ट उपकरणों और शस्त्रों और आखेटक की विधियों के लिए जाने जाते हैं। ग्रीष्म काल में ये आखेटक क्या करते हैं, मत्स्य का उत्पादन करते हैं। ग्रीष्म काल जब आती है तब ये मछलियाँ पकड़ते हैं, और शरद ऋतु में यानी पतझड़ में ये पक्षियों को पकड़ते हैं वहाँ पर एस्किमो लोग। और जब शीत काल आता है तब ये लोग कैरिबो, सील, वालरस, ये सब, कैरिबो एक जानवर है, सील, वालरस ये सब मछलियाँ हैं, मस्क ऑक्स ये भी जानवर है, ध्रुवीय भालू और लोमड़ी, इन सब जानवरों का ये बड़ी संख्या में शिकार करते हैं और उसके द्वारा ये लोग आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बेचते हैं। और शीतकाल में से लेकर के बसंत ऋतु तक इनका ये शिकार करने का क्रम चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं यानी यूरेशिया के क्षेत्र हैं, अब ये वास्तविक आखेटक जनजातियां नहीं रह गई हैं, अब ये परिवर्तित रूप में हो गई हैं, यानी अब ये ज़्यादातर खनन कार्य से संबंधित या फिर वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को संग्रह करने के लिए काम में ले आती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पशुचारण है, ये जो पशुचारण है, पशुचारण करने के लिए
किन किन दो भागों में बांटा गया है। ये जो पशुचारण है, पशुचारण में दो तरह के वर्गीकरण आते हैं। एक है चलवासी पशुचारण और दूसरा वाणिज्य पशुचारण। पशुचारण से तात्पर्य है कि ये लोग एक निश्चित संख्या में 10, 20, 100, 200 की संख्या में जानवरों को पालते हैं और उनको बड़े बड़े चरागाह वाले क्षेत्रों में ले जा करके उनसे वहाँ पाए जाने वाले जो घास हैं उन घासों के ऊपर वो निर्भर रहते हैं और घासों को चरा करके उन जानवरों को रखते हैं। तो इनके दो कैटेगरी हैं। एक है चलवासी, यानी ऐसे पशुचारक समूह जो उन जानवरों को एक जगह पर न रख करके बल्कि जगह जगह पर ले जाते रहते हैं और निरंतर वो दूसरी जगहों पर घूम घूम करके पशुओं को चराते हैं और उन पशुओं से प्राप्त होने वाले जो दूध है या फिर उनके जो बाल हैं या उनकी खाल है या उनसे जो भी पदार्थ प्राप्त करते हैं, मांस है, इन सब से वो अपने आर्थिक लाभ के लिए उन जानवरों पर निर्भर हैं। और दूसरा वाणिज्य पशुचारण, यानी इसमें क्या होता है कि एक 100-200 की संख्या में ये पशुओं को रखते हैं और इनसे एक निश्चित क्षेत्र पर ही जो चरागाह के रूप में होते हैं, बाउंड्री के रूप में उसी जगहों पर वो रखते हैं और वहाँ से वो उनसे ऊन, मांस, दूध और उनके जो खाल हैं ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं और उनको बाज़ारों में ले जा करके बड़ी मात्रा में बेचते हैं और उनसे जो भी है उनका आर्थिक लाभ मिलता रहता है। ठीक है। तो जो आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन विषय के रूप में सोचा और तब से ये पशुपालन व्यवसाय चल रहा है। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया, यानी पशुपालन जहाँ जहाँ कहीं भी प्रचलित है उन प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले कुछ निश्चित पशुओं को चुन करके उनको फिर पशुपालन व्यवसाय के रूप में बड़ी संख्या में बढ़ा करके उनसे पशुपालन का कार्य कराया जाता है। और भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर दो तरह के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो चलवासी पशुचारण है वो किस रूप में विश्व में फैले हैं और अपने किस तरह से कार्य करते हैं। तो जो चलवासी पशुचारण है, ये चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ठीक है, जिसमें पशुचारक यानी पशुओं को पालने वाले लोग अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं और वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी, चरागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते थे, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो सकता, यानी पर्वतीय क्षेत्र और ऐसे अनुपजाऊ कृषि भूमि के क्षेत्र जहाँ पर बड़ी दूर दूर तक घास के क्षेत्र फैले हुए हैं या जंगली क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये पशुचारक समुदाय पशुपालन के लिए अपने बड़ी संख्या में जो जानवर हैं उनको ले जा करके चरा करके उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जैसे गाय, बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक, लामा ये जानवर पाले जाते हैं और आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर भी एक पशु पालन के रूप में उच्च कोटि का जानवर ये पाया जाता है। चलवासी पशुचारक के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। यानी जो चलवासी पशुचारक है वो इस अटलांटिक तट के जो
पूर्वी अफ्रीका है, इस पूर्वी अफ्रीका से ये पेटी चलते चलते मध्य एशिया के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस रेगिस्तानी क्षेत्रों से होते हुए एशिया के मध्यवर्ती भागों तक ये फैला हुआ है, यानी यहाँ पर मंगोलिया तक ये पूरा फैला हुआ है। और ये एक विस्तृत चलवासी पशुचारण व्यवसाय के रूप में जाना जाता है और इसमें ये एक विश्व का सबसे बड़ा चलवासी पशुचारण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र ज़्यादा मिलते हैं और उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उन पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले वहाँ के जो भी जानवर हैं, उन जानवरों में भेड़, बकरी, याक और इस तरह के ये जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनको पाला जाता है। चलवासी पशुचारण का जो दूसरा क्षेत्र है वो यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जहाँ पर ये चलवासी पशुचारण फैला हुआ है। तीसरा क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप में है, यानी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर यहाँ पर ये चलवासी पशुचारण पाया जाता है, यानी ये यहाँ के जो जन समुदाय है, जनजाति लोग हैं, ये लोग पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके पशुचारण का व्यवसाय करते हैं। अब आगे दिया है कि नए चारागाहों के खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं और गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाह की ओर चले जाते हैं, यानी जब गर्मी पड़ती है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे वाले भागों पर चले जाते हैं जहां पर थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, और जब शीत ऋतु आती है तब ये पर्वतीय भागों से उतर करके मैदानी भागों में आ जाते हैं, वहाँ पर ये चारागाहों में फैले हुए क्षेत्रों में पशुओं को चराते हैं। और इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी चलवासी जो पशु चारक होते हैं वो ऋतु प्रवास भी करते हैं, यानी गर्मी में और शीत ऋतु में प्रवास करते हैं। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में ये आ जाते हैं। तो भारत में कौन कौन से चलवासी पशुचारक जनजातीय समूह हैं? उनके नाम है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोग, ठीक है। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल से दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का समूह पशुओं के साथ प्रवास करता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी कमी हो रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का लगातार विस्तार किया जा रहा है और पेड़ पौधों की कटाई लगातार होती जा रही है। और इसके दो कारण हैं। पहला, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी अलग अलग जो देश हैं वो अपने निश्चित भूभाग पर अपने ही देश के लोगों को पशुचारण की आज्ञा देते हैं और दूसरे क्षेत्रों के लोग नहीं आ सकते हैं, तो इस वजह से वो लंबी लंबी दूरियों तक ये पशुचारण करने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं वो नहीं जा पाते हैं। और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना इन चरागाह वाले क्षेत्रों में बनाने की वजह से इन चरागाहों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से इनकी संख्या भी घटती जा रही है। अब हम बात करेंगे कि ये जो वाणिज्य पशुधन है ये किस रूप में चलवासी पशुचारण से भिन्न है, यानी ये जो वाणिज्य पशु पालन है, ये पशुचारण है, ये चलवासी पशुचारण से कैसे भिन्न है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो समानता जान लें कि इनमें दोनों में समानताएं क्या है। दोनों में विस्तृत भूमि का उपयोग होता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य विस्तृत पशुचारण में, क्योंकि थोड़े से पशुओं को चराने के लिए कई हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा, दोनों में ही विरल जनसंख्या पाई जाती है, यानी इन दोनों
आर्थिक क्रिया पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कम है। दोनों में ही फसलों के उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन की प्रधानता पर जोर दिया जाता है, यानी कृषि कार्य कम और पशुपालन ज़्यादा किया जाता है। दोनों में ही पशुओं के झुंड मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं या चरते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, दोनों में क्या कहते हैं, एक तरह से ये चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण किस रूप में एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहला है कि जो चलवासी पशुचारण है मुख्यतः पुरानी दुनिया के क्षेत्रों में सीमित हैं, यानी ऐसे देश जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप के लिए केवल प्राथमिक क्रियाओं पर ही निर्भर रहने वाले लोग अभी भी हैं, वे लोग चलवासी पशुचारण करते हैं और ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि वाणिज्य पशुचारण, वाणिज्य के मतलब कि व्यापार के लिए पशुचारण का व्यवसाय करना, ये वाणिज्य पशुपालन का कार्य कहलाता है। ये कार्य ज़्यादातर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के घास के मैदानों में विस्तृत है। ये ऐसी जगह हैं जो विकसित देशों के क्षेत्र के श्रेणी में आते हैं। तो ये लोग आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए पशुओं का पालन करते हैं। दूसरा है चलवासी पशुचारकों की जो डेरे हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी जो मान लो दिन भर वो पशुओं को चराए, फिर रात में जहाँ पर वे ठहरते हैं, एक रात को ठहरे, फिर उसके बाद फिर अगले दिन और आगे बढ़ते हुए दूसरे जगह चरागाह में चले गए, फिर उस वहाँ पर वो रात्रि में ठहरे। तो इस तरह से इनका जो निवास है हर दिन बदलता रहता है, इस वजह से इनके ये अंतर है। ये मौसमी स्थानांतरण भी करते हैं, निश्चित योजना के रूप में स्थानांतरित होते हैं। इनमें मौसमी स्थानांतरण भी पाया जाता है, यानी गर्मी में एक जगह पर पशुचारण एक क्षेत्र में पशुपालन करते हैं और शीत ऋतु में दूसरे जगह चले जाते हैं। जबकि वाणिज्य पशुचारण में रेंचों या रेंचेज पर अस्थायी आवास स्थापित किया जाए। जो रेंचेज होते हैं, रेंचेज से तात्पर्य कि एक निश्चित घेरा बना करके उस घेरे में ही बड़ी संख्या में उन पशुओं को रखा जाता है, उनको उसमें घास के लिए चरने के लिए छोड़ा जाता है, फिर दूसरे रेंचेज में उनको रात्रि निवास के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से वो रेंचेज अलग अलग पार्ट में बनाए जाते हैं और विशेष कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो वाणिज्य पशुचारण में एक निश्चित जगह में, यानी कुछ एकड़ भूमि पर ही वो पूरे साल भर तक रहते हैं। चरवासी पशुचारक अनेक प्रकार के पशु रखते हैं, यानी कई प्रकार के पशुओं को एक साथ समूह में लेकर के चलते हैं। जबकि वाणिज्य पशुपालक जो रेंचर होते हैं, जो पशुपालक होते हैं उनको रेंचर बोलते हैं, रेंचर। और ये किसी विशिष्ट पशु या उसके उत्पाद में विशेषीकरण रखते हैं जो उस प्रदेश के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। यानी जो वाणिज्य पशुपालक होते हैं वो किसी एक तरह के जानवर का ही पालन करते हैं, चाहे वो रेंडियर हो, चाहे गाय हो, चाहे फिर भैंस हो या फिर बकरी हो। ये इस तरह के जो भेड़ हो, ये इस तरह के जितने भी जानवर हैं वो केवल एक तरह के जानवर को रखते हैं और उनके लिए विशेष तरह के जो भी जरूरत पड़ती है उसका उपाय वो करते हैं। चरवासी पशुचारण में केवल स्थानीय उपभोग के लिए भोजन उत्पादन, वस्त्रों, आवास और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाती है। जबकि वाणिज्य पशुचारण में पशु उत्पादन बाहर के बाजारों के लिए प्राप्त किए जाते हैं। यानी चरवासी जो पशुचारण है वो एक निश्चित क्षेत्र के लोगों के उपयोग के लिए ही उनसे जो भी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जबकि जो वाणिज्य पशुचारण है वो उनसे जो उत्पाद प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग दूसरे देश के लोग या फिर दूसरे जगहों के लोगों के लिए भी पहुंचाया जाता है। और चरवासी पशुचारण में पशुओं को काटना तथा उनसे विविध उत्पाद तैयार करने का काम उसी क्षेत्र में किया जाता है।
जबकि वाणिज्य पशुचारण में पशुओं को चराने तथा मोटा करने के लिए अन्यत्र भेजा जाता है और उन्हें काटने का कार्य भी दूसरे स्थान पर किया जाता है। यानी जो चलवासी पशुचारण है वो सारे क्रियाकलाप उसी साथ साथ करते रहते हैं, जबकि जो वाणिज्य पशुपालक होते हैं वो उनको खाने के लिए अलग जगह, उनको उनसे जो उत्पाद प्राप्त करने के लिए अलग जगह, फिर उनको बाजार में भेजने के लिए अलग जगह का तय करते हैं। चलवासी पशुचारण शताब्दियों से किया जा रहा है, यानी सैकड़ों सालों से ये किया जा रहा है, जबकि वाणिज्य पशुचारण मात्र 150 साल पुराना है। यानी पिछले 150 सालों से ये कार्य किया जाता है। अब जो चलवासी पशुचारण है ये इनके क्षेत्र हमने बता दिए हैं आपको कि मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, टुंड्रा में ये पाए जाते हैं। और इसके बाद फिर ये जो वाणिज्य पशुचारण है ये वाणिज्य पशुचारण ज़्यादातर सवाना के क्षेत्रों में किया जाता है, दक्षिण अमेरिका के लानौज में किया जाता है या कैम्पोज में किया जाता है। इन क्षेत्रों में ये वाणिज्य पशुपालन अब किया जाने लगा है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि जो वस्तु संग्रह या एकत्रण जो गैदरिंग है, ठीक है, पशु पालन के बाद जो भोजन संग्रह है इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा भी ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप का सबसे प्रारंभिक रूप होता है। इस प्रारंभिक रूप में क्या करते हैं, गैदरिंग में जो वनस्पतियां हैं या फिर उन वनस्पतियों के आसपास रहने वाले जो जंगली जीव हैं उनसे जो प्राप्त करते हैं उसे हम गैदरिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब ये क्या है, वनों से संग्रह करने का कार्य दो स्तरों पर प्रचलित है, एक निर्वाहक यानी सब्सिस्टेंस के रूप में और दूसरा वाणिज्य। जो भोजन संग्रह है यह भोजन संग्रह एक तो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है और दूसरा वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जाता है, यानी उनसे प्राप्त होने वाले जो भी सामग्री है उसको बाजारों में ले जा करके बेचने का कार्य करने के लिए किया जाता है। तो ये दो कैटेगरी है। इसमें हम जो भोजन संग्रह करते हैं उसके पीछे कारण क्या है, एक तो भोजन के लिए उनके जड़, फूल, पत्तियां, शहद, ये सब, वस्त्रों के लिए उनकी छालें, पत्तियां ये प्राप्त करते हैं, आवास बनाने के लिए जैसे बांस, वृक्षों की टहनियाँ, पत्तियां, लकड़ियाँ, घासें इत्यादि, और ईंधन प्राप्त करने के लिए भी लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, औषधीय जड़ी बूटियाँ, ये सब भोजन संग्रह में शामिल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका व्यापार विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसमें से सबसे बड़े स्तर पर है, एक है चिकल। चिकल एक तरह का एक पौधा है। चिकल एक उपयोगी पदार्थ है जो च्युइंगम बनाने के काम में आता है, और यह जो चिकल है ये जेपोटा वृक्ष का दूध का रस होता है। यानी ये जो जेपोटा वृक्ष होता है इसकी जो टहनी होती है या डाल होता है या तना होता है उसके तने को हल्का सा कट करके उससे दूध प्राप्त करते हैं और वही दूध चिकल कहलाता है, और ये च्युइंगम बनाने के व्यवसाय के रूप में उपयोग में आता है। जैसे जब हम च्युइंगम को चबाते हैं तो उसमें से जो रस निकल जाता है उसके बाद जो पदार्थ बचता है वो पदार्थ ही चिकल कहलाता है, जो कि जेपोटा नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये भी भोजन संग्रह के श्रेणी में आता है जो वाणिज्यिक भोजन संग्रह में आता है। यह दक्षिण मैक्सिको से ब्रिटिश होंडुरा और ब्राजील तक विस्तृत वर्षा वनों से प्राप्त होता है। यानी ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में घने वनों से प्राप्त किया जाता है। जंगली रबड़ या बाल्टा, ये भी 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जंगली रबड़ ही विश्व के समस्त रबड़ उत्पादन का स्रोत होता था। बागाती रबड़ का विकास होने पर इसका महत्व घटता गया है। यानी आधुनिक विश्व में जो विकास हुआ है उससे पहले लगभग 200 साल पहले
ये जंगली रबड़ ही प्राप्त किया जाता है ज़्यादातर प्लास्टिक बनाने के लिए। और बलाटा एक उपयोगी पदार्थ की गेंदों के कवर बनाने के रूप में प्रयोग होता है। विश्व का अधिकांश बलाटा दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं नट्स यानी गिरियां। आदि जातियां अनेक प्रकार की गिरियों का एकत्रण करती हैं जो भोजन तथा अन्य कामों के लिए उपयोग में आती हैं। इनका निर्यात भी किया जाता है। बबासु ताड़ की गिरियां रंग रोगन के काम में आती हैं। कोहने गिरियां का प्रयोग चारकोल में किया जाता है। लिनालो तेल एक वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है। इसे इत्र बनाने में भी प्रयोग में किया जाता है। टोंका बीन का तेल तंबाकू को सुगंधित बनाने के काम में आता है। टोंका बीन इस पेड़ के जो तेल है उस तेल को तंबाकू को सुगंधित बनाने के काम में ले आता है। अब आगे दिए हैं। इसके बाद भोजन संग्रह में कुछ और विशेष पदार्थ आते हैं जैसे फाइबर्स यानी रेशे। वर्षा वनों या शुष्क वनों तथा सवाना घास प्रदेशों में अनेक प्रकार के पौधों के रेशे एकत्र किए जाते हैं। ये रेशों से चटाइयाँ, कंटेनर्स, हैट यानी टोपियाँ ये सब बनाई जाती हैं। और ये टैक्वीवाला रेशा यानी पनामा, इक्वाडोर और कोलंबिया से एकत्रित किया जाता है जिससे पनामा हैट बनता है। ठीक है। और उसके बाद फिर औषधियाँ हैं। औषधियों भी प्राप्त किए जाते हैं जिसमें कपूर यानी कैम्फर तथा कुनैन निर्यात के लिए सबसे उपयोगी औषधियाँ हैं। और ये कपूर भी उन घने वनों से प्राप्त की जाती है। कपूर एक जंगली वृक्ष से प्राप्त होता है जो दक्षिण चीन, दक्षिण जापान तथा ताइवान के पर्वतीय ढालों पर उगते हैं। कुनैन सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है जो 1600 मीटर की ऊंचाई तक पर्वतीय ढालों पर जंगली रूप में उगते हैं, यानी इनको बागाती रूप में उगाते नहीं हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया, बोलिविया विश्व का अधिकांश कुनैन उत्पादित करते हैं। इसके अलावा चमड़ा बनाने के पदार्थों के लिए भी कुछ पौधों का उपयोग करते हैं जैसे चेस्टनट, हेमलॉक, ओक, मैंग्रोव, एकेशिया। ये सब वृक्ष भी चमड़ा बनाने वाले पदार्थों को भी काम में ले आते हैं। अब है तारपीन यानी चीड़, रेजिन तारपीन का प्रमुख स्रोत है। इसका अवशिष्ट पदार्थ रेजिन कहलाता है। इन पदार्थों का वार्निश और पेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। चीड़ का वृक्ष शीतोष्ण प्रदेशों में उगता है। ये भोजन संग्रह या फिर उन जंगलों से प्राप्त किया जाता है जो भोजन संग्रह के पुराने तरीके के रूप में आज भी ये प्रचलित हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये आखेट और भोजन संग्रह तथा पशुचारण में जलवासी और वाणिज्य पशुपालन किस तरह से विश्व के अनेक भागों में फैले हुए हैं और इनके द्वारा किस तरह से लोग अपने अपने आर्थिक क्रिया के रूप में इनको अपनाए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।